नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय देश के चुनावी माहौल में एक फर्जी विमर्श बहुत तेज़ी से चलाने की और बहुत पुरजोर कोशिश हो रही है, और वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल जो है, ख़ासतौर से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने चलाने की कोशिश की जाति की गणना का मुद्दा नहीं चला। फिर अडानी अंबानी, उससे पहले बल्कि अडानी अंबानी का मुद्दा चलाने की कोशिश की, नहीं चला। अमीरों का कर्जा माफ़ कर दिया, वो मुद्दा चलाने की कोशिश की, नहीं चला। उसके अलावा एक के बाद एक मुद्दे ट्राई करते रहे, चला नहीं। अब उनको लग रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, तो इसको लेकर सवाल उठाओ और उनकी नीयत पर शक पैदा करो। लोगों के मन में ये आशंका पैदा करो कि इनको 400 क्यों चाहिए। 400 पार ये इसलिए चाहते हैं ताकि संविधान को ख़त्म कर सकें, ताकि आरक्षण को ख़त्म कर सकें। एक तो जैसे जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि संविधान का मतलब सिर्फ आरक्षण है, संविधान का मतलब सिर्फ आरक्षण नहीं है। संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों के मौलिक अधिकार हैं, जिनको आप अगर याद करें 1975 में कांग्रेस पार्टी ने ख़त्म कर दिया था। जीने का अधिकार भी छीन लिया था, और उस समय इंदिरा गांधी के पास 400 पार की संख्या नहीं थी, 352 सीटें थी कांग्रेस की। और इस 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को 353 सीटें मिली थी। और आपको याद दिला दें कि केशवानंद भारती का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आ चुका था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, 1975 में, जब इंदिरा गांधी ने संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ की, उसमें बदलाव किया। और मूल ढांचे पर ही केशवानंद भारती का जो है फैसला संविधान पीठ का था कि संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान की जो मूल संरचना है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने किया, और देश ने देखा कि उसका क्या असर हुआ, और उसके बाद जनता ने किस तरह से रिएक्ट किया, वो सब इतिहास का विषय है। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष का ये मुद्दा चल रहा है। उससे पहले जरा कुछ बातों पर, कुछ तथ्यों पर गौर कर लें। विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया कि 400 पार क्यों चाहिए, तो 400 पार चाहिए संविधान बदलने के लिए। तो पहली बात तो ये गलत है कि 400 पार जो है आएगा तभी संविधान बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये झूठ है। लेकिन इस पर थोड़ा और आगे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि विपक्ष मुद्दे को कहाँ ले जाना चाहता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की रैली में इसका जवाब दिया कि पूछ रहे हैं 400 पार क्यों चाहिए। तो उन्होंने कहा 400 पार इसलिए चाहिए ताकि आपका जो कुत्सित इरादा है कि अति पिछड़ों या पिछड़ा वर्ग और दलितों और आदिवासियों का आरक्षण का जो हक है, उसमें से कटौती करके मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, उस आपके मंसूबे को पूरी तरह से नाकाम करने का, उसको पूरी तरह से फेल करने का, ऐसा इंतज़ाम करना कि ये आप कभी कर ही न सकें, इसलिए 400 पार चाहिए। तो उसका जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया, जो विपक्ष बताने की कोशिश कर रहा है वैसा नहीं है, उसके ठीक उल्टा है। तो एक तरह से उन्होंने पासा पलट दिया। लेकिन आरक्षण ऐसा मुद्दा है, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। जब भी इस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर बात होती है तो लोग तर्क के आधार पर नहीं, भावना के आधार पर सोचते हैं, और तुरंत जो है, जो गैर भाजपा दल हैं, वो उदाहरण देते हैं 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव का, और कहते हैं कि जो सरसंघ चालक मोहन भागवत ने बयान दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, उसी के कारण बीजेपी की दुर्गति हुई, 2015 के चुनाव में चुनाव हार गई। मेरा कहना है कि वो बिल्कुल गलत परसेप्शन है, गलत धारणा है कि बीजेपी उनके उस बयान के कारण चुनाव हार गई। अगर उन्होंने वो बयान न दिया होता तो भी बीजेपी हार जाती, हो सकता है उसकी 5, 7, 8 सीटें ज़्यादा आ जाती, इससे ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ता। तो बीजेपी 2015 का चुनाव बिहार विधानसभा का क्यों हार गई? मेरी नज़र में सबसे बड़ा, और कहें शायद एकमात्र फैक्टर, वो था नीतीश कुमार का महागठबंधन में शामिल होना। आप कल्पना करके देखिए, नीतीश कुमार अगर महागठबंधन की बजाय एनडीए में होते, क्या तब भी बीजेपी हार जाती? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता। नीतीश कुमार जो है बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फोर्स है,
वो जिस तरफ होंगे, जिस पड़ले में होंगे, वो पड़ला भारी हो जाएगा। ये पिछले 25-30 साल की राजनीति से साबित हो चुका है। इसमें साबित करने के लिए और कुछ बचा नहीं है। तो अर्थमेटिक जो है महागठबंधन के पक्ष में गई और उसका फायदा मिला महागठबंधन को नीतीश कुमार के साथ आने का। नीतीश कुमार का एनडीए छोड़ना भाजपा के लिए सबसे बड़ा धक्का था, सबसे बड़ा सेटबैक था। सरसंघ चालक मोहन भागवत का बयान नहीं था। लेकिन जो है, जिनको तर्क देना है वो इसी तरह का तर्क देंगे, क्योंकि आप टाइम में पीछे लौटकर ये साबित करके, ये परिस्थिति नई पैदा करके कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए हैं और फिर चुनाव हो रहा है और क्या नतीजा आएगा, ये तो कर नहीं सकते। अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान लगाने में कुछ तथ्यों का भी ध्यान दे सकते हैं। तथ्यों का ध्यान ये है कि 2005 से लगातार जब जब नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ रहे हैं तो आरजेडी की जीत हुई है, भाजपा के साथ रहे हैं तो भाजपा की जीत हुई है, भाजपा के साथ ज़्यादा रहे हैं तो भाजपा की ज़्यादा जीत हुई है, यानी एनडीए की ज़्यादा जीत हुई है। महागठबंधन के साथ सिर्फ एक बार गए 2015 में और महागठबंधन की जीत हो गई। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात समझने की जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को देखने का जो नज़रिया है, उसके वोट के आधार को, उसके जनाधार को जो देखने का उसके विरोधियों का नज़रिया है, उनकी जो नज़र है वो 2014 के पहले की भाजपा के रूप में उसको देखते हैं। 2014 के पहले की भाजपा का कोर वोट जो था, जो मुख्य जनाधार था, वो सवर्ण जातियों का समर्थन था। वो भाजपा 2014 के पहले की भाजपा और आज की भाजपा में ज़मीन आसमान का अंतर है। उसका कोर वोटर बदल चुका है, उसका चरित्र बदल चुका है उसके कोर वोटर का। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी के संभालने के बाद 2014 में, 2013 में ही जब उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, उस समय से ये सामाजिक बदलाव शुरू हो गया था और 2014 में उसका नतीजा दिखाई दिया और फिर 2019 में दिखाई दिया। 30 साल बाद 1984 के बाद अगर किसी एक पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी को। तो इसलिए नहीं मिला कि उसका जनाधार जो है सवर्ण जातियों का समर्थन था। उसको इसलिए बहुमत मिला, एक बार नहीं, दो बार। दूसरी बार सीटें और ज़्यादा बढ़ गईं और ये सीटों की संख्या इतनी आना और उसमें बढ़ोतरी होना, दोनों इसलिए हुआ कि उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ अति पिछड़ा वर्ग, दलित समाज जो गैर जाटव है और उसके अलावा आदिवासी समाज, ये तीनों सामाजिक शक्तियां भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गईं और इनको अलग करने की कोशिश मायावती ने भी की, अखिलेश यादव ने भी की, कांग्रेस पार्टी तो कर ही रही है और आरजेडी ने भी की बिहार में। जिसने भी की वो उसको सफलता नहीं मिली। 2019 में आरजेडी को लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिली उनके MY समीकरण के बावजूद। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये समीकरण जो भारतीय जनता पार्टी का है, जो सामाजिक आधार है, वो कितना मजबूत हो चुका है। तो कांग्रेस जो हमला कर रही है आरक्षण को लेकर, वो दरअसल इसी बात को दिमाग में रखकर कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य जनाधार, उसकी जो पहचान है वो सवर्ण जनाधार की पहचान है और सवर्ण चूँकि आरक्षण के खिलाफ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप अगर लगाएंगे तो वो चस्पा हो जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं और 10 साल में अपने काम से नरेंद्र मोदी ने ये दिखा दिया है। और 10 साल जो यूपीए के रहे, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के, उसमें लोगों ने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के कोटे में कटौती करने की कोशिश की। उसके प्रमाण हैं, मतलब वो कहीं सुनी बात नहीं है, उसके प्रमाण है कर्नाटक में और जिस तरह से 4 बार कोशिश की आंध्र प्रदेश में, वो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुआ। कांग्रेस पार्टी ने कदम नहीं पीछे खींचे। इसके बारे में काफ़ी विस्तार से पिछले 2-3 वीडियो में मैं बता चुका हूं, इसलिए बात को दोहराऊंगा नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इरादा है कि दलितों और पिछड़ों के आरक्षण के कोटे में कटौती करके उसमें से एक हिस्सा मुसलमानों को दिया जाए। इससे बचाव के लिए, इस पर भाजपा आक्रामक न होने पाए, इसलिए जो है उल्टा आक्रमण जो है, उल्टा हमला जो है कांग्रेस पार्टी ने किया है कि भाजपा
आरक्षण खत्म करना चाहती है। भाजपा ने आरक्षण खत्म करने का कोई संकेत अपनी 10 साल की सरकार में या उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की जो 6 साल की सरकार थी, कुल मिलाकर 16 साल की सरकार में एक भी ऐसा उदाहरण हो जब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करने की कोशिश की हो, नहीं मिलेगा। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ों, दलितों और आदिवासी समाज के लोगों को संगठन में ज़्यादा जगह दी, पहले से उनको जन प्रतिनिधित्व दिया, ज़्यादा वोट दिए, विधानसभा में हो, स्थानीय निकाय हो, ग्राम पंचायत हो या लोकसभा हो, उसके अलावा सत्ता में हिस्सेदारी दी। तो उनको आरक्षण के साथ साथ दूसरे लाभ भी दिए जो सामाजिक समरसता के कारण संभव हो पाया। और उससे बड़ी बात, 10 साल की सरकार में जिस तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ इस वर्ग तक पहुंचा, जो ये लाभार्थी वर्ग बना है, उसमें सबसे बड़ी संख्या पिछड़ा वर्ग की, दलित और आदिवासी समाज की है। तो उनको मालूम है कि बीजेपी ने ये करके दिखाया है। तो बीजेपी ने राम और राशन दोनों से इस समाज को जोड़ा है। और राम और राशन का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको तोड़ना कांग्रेस के लिए या फिर जो कांग्रेस के दूसरे समर्थक दल हैं, साथी दल हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर एंटी हिंदू एजेंडा चला रही है। और इन जिन समाजों की मैंने बात की, चाहे वो अति पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित समाज हो या फिर आदिवासी समाज हो, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी तरह से समझा दिया है और उसने समझ लिया है कि हिंदुत्व में उसका भी स्टेक है। तो हिंदुत्व के विरोध में जो भी शक्ति खड़ी होगी, उसके साथ ये समाज नहीं जाने वाला है। ये हमने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में जिस तरह के लोग आए, जितनी भीड़ जुटी, जिस तरह का समर्थन पूरे देश में, मैं कह रहा हूँ अयोध्या में राम मंदिर बने, इसका आंदोलन जो 90 के दशक में या 80 के दशक के आखिरी दिनों में शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक आंदोलन का ऐसा सार्वदेशिक स्वरूप देखने को नहीं मिला। पहली बार इस मुद्दे का असर पूरे देश के हर राज्य में हुआ। कहीं ज़्यादा हुआ, कहीं थोड़ा कम हुआ, लेकिन हर राज्य में हुआ और ख़ास तौर से दक्षिणी राज्यों में बहुत ज़्यादा हुआ। वो वोट में कितना बदलेगा इस बहस में मत जाइए, लेकिन लोगों के मन में ये बात बैठी कि भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया। अगर भाजपा नहीं आती तो ये काम नहीं हो पाता, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो ये काम नहीं हो पाता। ये समझाने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर पुराने चश्मे से देखेंगे आप, तो आपको लगेगा कि कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल ये जो आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। बल्कि मेरा मानना है कि इसका उल्टा असर होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री इस ट्रैप को उलट रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल फंसते जा रहे हैं। क्योंकि विपक्षी दल जो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, वो उसकी नीयत को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि वो ऐसा कर सकती है, यानी ऐसी आशंका जताई जा रही है। और मोदी जो बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है, वो ये बता रही कि इन्होंने क्या किया है और क्या करने का इरादा रखते हैं। उसका प्रमाण है, उसका दस्तावेज है इनका मैनिफेस्टो। इनके मैनिफेस्टो को पढ़िए तो इनके इरादे की, इनकी नीयत की बात आपके सामने बिल्कुल साफ साफ सामने आ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इस तरह की कोई डिवाइसिव बात नहीं की है, ऐसी कोई विभाजनकारी बात नहीं कही है। मोदी जब एंटी हिंदू एजेंडे पर कांग्रेस के सवाल उठाते हैं तो उनको सांप्रदायिक कहा जाता है। ये बात लोगों को समझ में आ रही है और ये बात नीचे तक जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी को अगर लग रहा है, राहुल गांधी को अगर लग रहा है कि उनका यूरेका मोमेंट आ गया है और वो जो मुद्दा चाहते थे वो उनके हाथ लग गया है, तो वो गलतफहमी में है। और 4 जून को उनकी गलतफहमी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। आरक्षण के मुद्दे पर जो खेल कांग्रेस पार्टी खेलना चाहती है, उसमें वो सफल नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो सामाजिक शक्तियां हैं जिन पर इसका असर पड़ सकता है, अगर इस मुद्दे का असर पड़ता तो कांग्रेस से ज़्यादा बड़ा फ़ायदा मायावती को और उनकी बहुजन समाज पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा होता, जो कि नहीं हो रहा है। अगर इस मुद्दे का असर होता
तो आपको जय मीम और जय भीम का नारा लगता हुआ दिखाई देता और ये कॉम्बिनेशन ज़मीन पर आपको काम करता हुआ दिखाई देता, जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर जो कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी विभाजन की, जो राजनीति चलाने की, उसमें उसको सफलता नहीं मिलने वाली। आखिरी बात, किसी भी विमर्श का असर उतना ही होता है जितना उसके कम्युनिकेटर की साख होती है, विश्वसनीयता होती है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की न तो साख है न विश्वसनीयता है। इसके ठीक उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख भी है, विश्वसनीयता भी है। इसलिए उनकी नीयत पर ये देश शक नहीं करता। बड़े बड़े फैसले लिए हैं, कड़े फैसले लिए हैं, देश ने उनकी नीयत पर कभी शक नहीं किया। उनकी नीति पर भले सवाल उठाया हो, लेकिन नीयत पर शक नहीं किया, हमेशा विश्वास किया और उस विश्वास का उनको प्रतिफल भी मिला। ये उनको समझ में आता है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलना और बिना किसी भेदभाव के, और पिछले 10 साल में डीबीटी के जरिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 36 लाख करोड़ रुपया गरीबों के अकाउंट में गया है। और ज़रा कल्पना कीजिए, राजीव गांधी की बात याद कीजिए, उनके समय का अगर सिस्टम होता, व्यवस्था होती, तो कितना पहुंचता? सिर्फ 6 लाख करोड़। बाकी का 30 लाख करोड़ रुपया जो है वो बिचौलियों की जेब में चला गया होता। ये फ़र्क है मोदी राज में और कांग्रेस राज में। इसलिए मोदी की विश्वसनीयता है कि मोदी ने डिलीवर करके दिखाया है, और बिना किसी भेदभाव और बिना किसी भ्रष्टाचार के डिलीवर करके दिखाया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।